नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम डिकोड करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी वैश्वीकरण के पूरे ऐतिहासिक विकास को। अब यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी परीक्षाओं की तैयारी के नजरिए से ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सीधे उन अहम पड़ावों पर फोकस करते हैं जिन्होंने आज की इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया की मजबूत नींव रखी। ये रहा हमारा आज का सिलेबस रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे आधुनिक युग से पहले के संपर्कों से, उसके बाद 19वीं सदी की अर्थव्यवस्था, उपनिवेशवाद, महायुद्धों के बीच का दौर, ब्रेटन वुड्स सिस्टम और आखिर में अनौपनिवेशीकरण को समझेंगे। भाग 1, आधुनिक युग से पहले यानी शुरुआती वैश्विक संपर्क। जब हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं, है ना? लेकिन इसकी शुरुआत सदियों पहले हो चुकी थी। प्राचीन सिल्क रूट या रेशम मार्गों को ही लीजिए। ये कोई आम रास्ते नहीं थे, बल्कि ये एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाली एकदम जीवंत धमनियां थी। इन्हीं रास्तों से चीनी रेशम, भारत के सूती कपड़े और मसाले पूरी दुनिया में पहुंचे। और हां, शुरुआती धार्मिक मिशनरी भी इन्हीं मार्गों के जरिए फैले थे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ये शुरुआती वैश्विक संपर्क सिर्फ व्यापार या संस्कृति तक सीमित नहीं था। 15वीं सदी में जब स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका पर विजय प्राप्त की तो उनका सबसे बड़ा हथियार कोई पारंपरिक बंदूक या तलवार नहीं, बल्कि चेचक जैसे खतरनाक कीटाणु थे। मूल निवासियों के शरीर में इस नई बीमारी से लड़ने की कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, जिसके नतीजे में पूरी की पूरी आबादियां तबाह हो गईं। एक तरह से ये इतिहास का पहला जैविक युद्ध था। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। 19वीं सदी की अर्थव्यवस्था, 1815 से 1914 तक का दौर। मेंस परीक्षा के नजरिए से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उंगलियों पर होना चाहिए। अर्थशास्त्री इस सदी की अर्थव्यवस्था को 3 स्तंभों या 3 प्रवाहों में बांटते हैं। पहला, व्यापार का प्रवाह, जैसे गेहूं और कपास का निर्यात। दूसरा, श्रम या लेबर का प्रवाह, जहां लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे थे। और तीसरा, पूंजी या कैपिटल का प्रवाह। ये तीनों आपस में एक विशाल पहेली के टुकड़ों की तरह मजबूती से जुड़े हुए थे। इसी दौर का एक बड़ा प्रीलिम्स क्लासिक कॉन्सेप्ट है कॉर्न लॉज। असल में ब्रिटेन में जमींदारों के भारी दबाव में मक्के के आयात पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन जब वहां भोजन के दाम आसमान छूने लगे तो सरकार को मजबूरन इस कानून को हटाना पड़ा। इसका असर क्या हुआ? सस्ता भोजन धड़ल्ले से आयात होने लगा और ब्रिटेन का पेट भरने के लिए अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई और रेलवे के लंबे जाल बिछाए गए। और इन सब चीजों को रफ्तार दी नई तकनीक ने। रेफ्रिजरेशन के आविष्कार से मांस जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों का वैश्विक व्यापार अचानक संभव हो गया। जरा सोचिए, इस पूरे बदलाव के दौरान एक बेहतर भविष्य की तलाश में दुनिया भर से लगभग 15 करोड़ लोगों ने अपना घर छोड़ा और महासागरों को पार करके नई जगह बस गए। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। तीसरी कड़ी, उपनिवेशवाद और अनुबंधित श्रम। ये इस तेजी से फैलते वैश्विक बाजार का एक बेहद स्याह पहलू है। आइए इसे समझने के लिए अफ्रीका का उदाहरण देखते हैं। 1880 के दशक के अंत तक वहां के लोग अपनी जमीनों और मवेशियों के साथ एक आत्मनिर्भर जीवन जी रहे थे। उन्हें किसी के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं थी। पर तभी रिंडरपेस्ट नाम की एक बीमारी आई और जंगल की आग की तरह फैल गई। इसने 90% मवेशियों को खत्म कर दिया। आजीविका पूरी तरह तबाह होने के बाद अफ्रीकी लोगों को मजबूरन यूरोपीय खदानों और बागानों में काम करने के लिए धकेल दिया गया। बिल्कुल यही पैटर्न भारत में भी देखा गया। कुटीर उद्योगों के पतन और बढ़ते लगान की वजह से एक नई क्रूर व्यवस्था ने जन्म लिया, अनुबंधित श्रम, जिसे हम आम बोलचाल में गिरमिटिया मजदूरी कहते हैं। इसे सच में एक नई दास प्रथा कहा गया। यूपी और बिहार जैसे इलाकों से लाखों मजदूरों को झूठे वादे करके कैरेबियाई द्वीपों और फिजी भेज दिया गया ताकि वे वहां बागानों में अपना खून पसीना एक कर सकें। हालांकि वहां की परिस्थितियां बेहद अमानवीय थीं, लेकिन इन मजदूरों ने हिम्मत नहीं हारी और एक नई हाइब्रिड या मिलीजुली पहचान बना ली। उदाहरण के लिए त्रिनिदाद में मुहर्रम का जुलूस एक विशाल मेले होसे में बदल गया और वहां चटनी म्यूजिक जैसे नए कला रूपों का जन्म हुआ। ये बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि वैश्वीकरण किस तरह मजबूरी में भी अलग अलग संस्कृतियों का अद्भुत सम्मिश्रण कर देता है। भाग 4, महायुद्धों के बीच की अर्थव्यवस्था। ये एक भयानक उथल पुथल भरा दौर था। प्रथम विश्व युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था।
ये सभ्यता का पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। मशीन गन, टैंक्स और जहरीली गैसों ने ऐसी तबाही मचाई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। 90 लाख से ज्यादा जानें गईं। इस महाविनाश ने वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह पलटकर रख दिया। ब्रिटेन भारी कर्ज में डूब गया और अमेरिका अचानक एक अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार से दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया। युद्ध के तुरंत बाद अमेरिका में एक जबरदस्त आर्थिक उछाल आया। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हेनरी फोर्ड और उनकी असेंबली लाइन तकनीक को। मास प्रोडक्शन या बृहत उत्पादन का युग शुरू हो चुका था। गाड़ियों से लेकर फ्रिज और रेडियो तक हर चीज का उत्पादन इतनी तेजी से होने लगा कि बाजार उपभोक्ता वस्तुओं से भर गया। पर यह चमक ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। 1929 आते आते कृषि क्षेत्र में भारी अति उत्पादन और अमेरिकी ऋण प्रणालियों के ढह जाने की वजह से महामंदी यानी द ग्रेट डिप्रेशन ने दस्तक दी। बैंक दिवालिया हो गए, व्यापार ठप पड़ गया और जो अमेरिका कल तक जश्न मना रहा था, वहां अब राहत के लिए बेरोजगारों की मीलों लंबी कतारें लग गईं। अब परीक्षाओं के नजरिए से इसका भारतीय कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। इस महामंदी ने औपनिवेशिक भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। हमारा आयात निर्यात आधा रह गया और कच्चे जूट जैसी फसलों के दाम 60% तक क्रैश हो गए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने लगान में कोई छूट नहीं दी। किसानों को अपने जेवर तक बेचने पड़े। असल में यही वो गहरा आर्थिक असंतोष था जिसने 1931 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में आग में घी का काम किया। भाग 5 युद्ध के बाद का ब्रेटन वुड्स सिस्टम। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर दुनिया के नेताओं को ये समझ आ गया था कि ऐसी भयंकर आर्थिक तबाही दोबारा नहीं झेली जा सकती। इसलिए 1944 में एक नया ढांचा तैयार किया गया जिसे हम ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहते हैं। इसमें 2 नई संस्थाएं बनाई गईं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसका काम था देशों के व्यापार घाटे को संभालना, और विश्व बैंक, जिसे युद्ध से तबाह हुए देशों के पुनर्निर्माण के लिए धन जुटाना था। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम की नींव थी स्थिर विनिमय दर या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। इसका मतलब ये था कि दुनिया भर की मुद्राओं की कीमत अमेरिकी डॉलर के साथ एक निश्चित दर पर बांध दी गई और डॉलर की कीमत सोने से तय कर दी गई जो लगभग $35 प्रति औंस थी। इस स्थिर और मजबूत प्रणाली की वजह से पश्चिमी औद्योगिक देशों और जापान में आर्थिक विकास का एक सुनहरा और अभूतपूर्व दौर शुरू हुआ। आखिरी भाग अनौपनिवेशीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली। एक तरफ तो पश्चिमी देश लगातार अमीर हो रहे थे, पर जो देश अभी अभी आज़ाद हुए थे उनके सामने गरीबी और पिछड़ेपन से लड़ने का पहाड़ जैसा काम था। इन विकासशील देशों ने महसूस किया कि IMF और विश्व बैंक का झुकाव पूरी तरह से पश्चिमी देशों के हितों की तरफ है। इसलिए उन्होंने मिलकर G77 बनाया और एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली NIEO की पुरजोर मांग की। उनका सीधा सा कहना था कि उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर असली हक मिले, कच्चे माल का सही दाम मिले और विकसित बाजारों तक उनकी पहुंच आसान और न्याय संगत हो। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर को समेटते हुए तैयारी करने वाले हर गंभीर विद्यार्थी के लिए सोचने का एक बड़ा और जरूरी सवाल ये है, क्या सदियों पुराने उपनिवेशवाद के वे आर्थिक असंतुलन आज भी मौजूद हैं जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच हम आज गहरी आर्थिक खाई देखते हैं? क्या वह उसी बीते हुए कल की परछाई नहीं है? क्या आज की वैश्विक संरचनाएं वाकई निष्पक्ष हैं? इन्हीं अहम सवालों के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। क्या कभी सोचा है कि रोजमर्रा का खाना भी किसी बहुत बड़े ऐतिहासिक सफर की कहानी कह सकता है? बिल्कुल। अब जरा सोचिए, जो नूडल्स आज हम बड़े चाव से खाते हैं वो चीन से चलकर यूरोप में स्पैगेटी कैसे बन गए? दरअसल स्रोत सामग्री हमें बताती है कि दुनिया का ये आपसी जुड़ाव आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। आइए इस विश्लेषणात्मक एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाएं और वैश्वीकरण की इन आश्चर्यजनक जड़ों को खंगालें। इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एक भूमंडलीकृत विश्व यानी ग्लोबल वर्ल्ड का निर्माण आखिर हुआ कैसे। देखिए, वैश्वीकरण कोई हाल फिलहाल की घटना नहीं है। ये व्यापार, बड़ी बड़ी त्रासदियों, तकनीकी क्रांतियों और देशों की एक दूसरे पर आर्थिक निर्भरता की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो हजारों सालों से चली आ रही है। इस विशाल इतिहास को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। सिल्क रूट का जमाना, फिर तकनीक और उपनिवेशवाद, उसके बाद गिरमिटिया मजदूरों की व्यवस्था, 1929 की महामंदी और अंत में ब्रेटन वुड्स और G77 की शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भाग 1 सिल्क रूट और ग्लोबल ट्रेड यानी आपसी जुड़ाव की सुबह। तो शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे पहले ग्लोबल नेटवर्क से, प्राचीन सिल्क रूट। एक तरफ से देखिए तो एशिया से रेशम, मसाले, सूती कपड़े और चीनी मिट्टी के बर्तन यूरोप जा रहे थे और बदले में यूरोप से सोना और चांदी एशिया आ रहा था। लेकिन एक मिनट, बात सिर्फ सामान की नहीं थी। यही वो रास्ते थे जिनसे होकर बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम जैसी मान्यताओं ने भी पूरी दुनिया का सफर तय किया। और हाँ, व्यापार के साथ साथ दुनिया का खान पान भी पूरी तरह बदल रहा था। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि अमेरिका की खोज से पहले दुनिया को आलू, टमाटर या मक्का के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जरा सोचिए, इन नई फसलों ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। आलू ने यूरोप के गरीबों को नया जीवन दिया, लेकिन इसका एक बहुत डार्क साइड भी था। जब 1840 के दशक में आयरलैंड में आलू की फसल खराब हुई तो वहां इतनी भयानक भुखमरी फैल गई कि लाखों लोग मारे गए। अब आते हैं दूसरे भाग पर, तकनीक, बीमारी और उपनिवेशवाद, यानी विजय के कुछ काले हथियार। 16वीं से 19वीं सदी आते आते ये ग्लोबल कनेक्शन थोड़ा डरावना होने लगा था। यूरोपीय देशों ने अमेरिका पर जो कब्जा किया ना, वो हथियारों से ज्यादा अनजाने में किए गए एक जैविक युद्ध का नतीजा था। लाखों सालों से बाकी दुनिया से अलग थलग रहने की वजह से अमेरिका के मूल निवासियों में चेचक यानी स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों के खिलाफ कोई इम्यूनिटी ही नहीं थी। इस बीमारी ने पूरे के पूरे समुदायों को सफाचट कर दिया, जिससे यूरोपीय कब्जा बिना लड़े ही बेहद आसान हो गया। खैर, हर चीज विनाशकारी नहीं थी। बीमारी और युद्ध से हटकर देखें तो 19वीं सदी की टेक्नोलॉजी ने कुछ कमाल के और बहुत ही अलग तरह के बदलाव भी किए, जैसे कि तेज रेलवे और सबसे बड़ा गेम चेंजर, रेफ्रिजरेटेड शिप्स। जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन आने से मांस और अंडे जैसी जल्दी खराब होने वाली चीज़ें भी मीलों दूर भेजी जाने लगीं। इससे यूरोप के आम लोगों और गरीबों के लिए भी अच्छा भोजन काफ़ी सस्ता और सुलभ हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, गिरमिटिया मजदूर, एक नई तरह की गुलामी। 1830 से 1860 के दौर में एक बड़ा अजीब मोड़ आया। यूरोपीय शक्तियों ने पुरानी दास प्रथा तो खत्म कर दी, पर अब उनके बागानों में काम कौन करेगा? इस कमी को पूरा करने के लिए एक इतनी क्रूर व्यवस्था शुरू की गई, जिसे ब्रिटिश इतिहासकार ह्यूग टिंकर ने बिल्कुल सटीक शब्दों में एक नई तरह की गुलामी कहा था। ये बयान इस व्यवस्था की अमानवीय सच्चाई को पूरी तरह बेनकाब करता है। अब आप शायद सोचें कि इस गिरमिटिया मजदूरी और पुरानी गुलामी में फ़र्क क्या था। फ़र्क सिर्फ दिखावे का था। भारत से मजदूरों को झूठे वादे करके और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाकर फंसाया जाता था। उन्हें उनके काम, सैलरी और रहने की जगहों के बारे में पूरी तरह गुमराह करके कैरेबियाई देशों, फिजी और मॉरिशस जैसे दूर दराज के बागानों में जहाज़ों में भरकर भेज दिया जाता था। पर इंसानी जज्बा भी क्या कमाल की चीज़ है। इतनी दर्दनाक और दयनीय स्थितियों के बावजूद इन मजदूरों ने हार नहीं मानी। क्या आपने चटनी म्यूजिक या खोसे उत्सव का नाम सुना है? ये उसी जुझारूपन की सांस्कृतिक विरासत है। अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद कई मजदूरों ने वही जमीनें खरीद लीं और एक ऐसा अनूठा सामाजिक ताना बाना बुना जो आज भी उन देशों की सबसे बड़ी पहचान है। इसके बाद हम आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, 1929 की महामंदी यानी भयानक आर्थिक पतन। पहले विश्व युद्ध के बाद जो थोड़ी बहुत आर्थिक तरक्की दिखी थी, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये बिल्कुल एक के बाद एक गिरते डोमिनोज जैसा था। शुरुआत हुई खेती में ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार से, जिसने कीमतें एकदम गिरा दी। फिर अक्टूबर 1929 में वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार बुरी तरह क्रैश हो गया। घबराहट में अमेरिका ने दूसरे देशों को लोन देना बंद कर दिया और खुद को बचाने के लिए इंपोर्ट टैक्स दोगुना कर दिया। नतीजा, 1933 तक अकेले अमेरिका में ही 4000 बैंक और 1,10,000 कंपनियां बंद हो चुकी थीं। और जरा इस ग्राफ को देखिए, ये एकदम साफ दिखाता है कि इस ग्लोबल क्रैश का असर भारत के किसानों पर कितना भयानक पड़ा। 1929 के बाद भारत में गेहूं और जूट जैसी फसलों के दाम सीधे 50% तक गिर गए। आमदनी आधी रह जाने से किसान पूरी तरह से कर्ज के जाल में फंसते चले गए। यहाँ इतिहास की एक बहुत ही दर्दनाक विडंबना देखने को मिलती है। अपना गुजारा करने के लिए भारतीय किसानों को अपने पास बचा हुआ आखिरी सोना तक बेचना पड़ गया। और पता है इसका क्या असर हुआ? इस एक्सपोर्ट किए गए सोने से उस वक्त ब्रिटेन की चरमराती हुई इकॉनमी तो संभल गई, पर बेचारे भारतीय किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। अब चलते हैं आखिरी हिस्से पर, भाग 5, ब्रेटन वुड्स और G77, एक टूटी हुई दुनिया का फिर से निर्माण। 20वीं सदी के पहले हिस्से का ये घटनाक्रम देखिए।
1914 में पहला विश्व युद्ध, 1929 में महामंदी और फिर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध। 2 लगातार युद्धों और एक वैश्विक मंदी ने पूरी दुनिया के अर्थतंत्र को झकझोर कर रख दिया था। इन घटनाओं के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया था कि 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते के बिना वैश्विक स्थिरता नामुमकिन थी। इस ब्रेटन वुड्स समझौते का सबसे बड़ा परिणाम था ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानों का जन्म, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक। इनका मुख्य मकसद था युद्ध के बाद तबाही से उभर रहे देशों का पुनर्निर्माण करना और इकोनॉमी को स्टेबल रखना। लेकिन हां, स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि शुरुआत में ये संस्थाएं मुख्य रूप से पश्चिमी औद्योगिक और विकसित देशों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ही डिजाइन की गई थीं। इसी असंतुलन की वजह से G77 का गठन हुआ, जब विकासशील देशों को लगा कि इन ब्रेटन वुड्स संस्थानों से उनके आर्थिक विकास में कोई खास मदद नहीं मिल रही है, तो 77 विकासशील देशों ने मिलकर एक आवाज उठाई। उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की। उनका सीधा सा कहना था कि उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण चाहिए और व्यापार के उचित अवसर मिलने चाहिए। ये नव उपनिवेशवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम था। तो इतिहास के इन सभी पड़ावों को पार करने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जिस आपसी जुड़ाव ने हमें आलू दिया, नई संस्कृतियां दी, उसी ने महामारियां, गुलामी और भयानक आर्थिक मंदी भी दी। तो क्या आधुनिक वैश्वीकरण यानी मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन वास्तव में एक दोधारी तलवार है? सोचिए इस बारे में। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम स्रोत सामग्री पर आधारित अपना ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय पर अपनी खोज आगे भी जारी रखें।